सर मैं कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूँ। यस। सर आप डोनर एग पे वीडियो क्यों नहीं बनाते? मैं प्रो सेल्फ एग और सेल्फ स्पर्म वाला पर्सन हूँ, और डोनर एग में वीडियो बनाने का कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा औचित्य भी नहीं है, क्योंकि जब आप डिफ़िकल्ट काम करते हो तो आपको कोशिश ये रहती है कि आप पेरेंट को या कपल को उसके बच्चे का बायोलॉजिकल पेरेंट बनाएं। अदरवाइज़ इट इज़ नॉट अनकॉमन कि आप डोनर का करके उसका वीडियो बनाएं। डोनर इज़ लाइक एन IVF, उसमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं और नसबंदी करवा ली थी, अब क्या करना सही होगा तीसरे बच्चे के लिए? तीसरे बच्चे के लिए यदि आपने नसबंदी करा ली, आपका एज यदि ज़्यादा है, AMH यदि कम की तरफ जाता है और आपको अगले बच्चे की बहुत ख्वाहिश है, तो IVF करा लीजिए, एम्ब्रियो बना लीजिए। यदि कुछ बनते हैं तो उनको फ्रीज़ करवा लीजिए ताकि आपको बच्चा हो सके। सर मेरी एक ट्यूब है और दूसरी एक्टोपिक से निकल गई थी, क्या मैं IVF करवा सकती हूँ? बिल्कुल, आपको IVF करने के लिए आप बिल्कुल सूटेबल कैंडिडेट हो, क्योंकि जो दूसरी ट्यूब बची है वो पहले ट्यूब जो निकल गई है उससे अच्छी नहीं है, इसलिए उसमें फर्टिलाइजेशन का चांस कम है, और यदि फर्टिलाइजेशन होता भी है तो रिपीट एक्टोपिक होने का चांस भी बढ़ सकता है। सर एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद लोनोपिन इंजेक्शन क्या हार्ट बीट आने के लिए दिया जाता है? हम लोनोपिन इंजेक्शन जो इसलिए देते हैं हार्ट बीट आने के लिए नहीं, लोनोपिन इंजेक्शन इसलिए देते हैं कि वो एक ब्लड को पतला करने का आप कह सकते हैं एक मेथड है, जिसमें कि ब्लड सप्लाई थोड़ी इम्प्रूव हो और साथ में इम्प्लांटेशन में हेल्प हो। अदरवाइज इट इज़ एन एम्पेरिकल ट्रीटमेंट। सर कैन यू एक्सप्लेन अबाउट इंट्रालिपिड इन्फ्यूज़न, इज इट इफेक्टिव फॉर रिकरेंट प्रेगनेंसी? इंट्रालिपिड लॉट ऑफ थिंग्स वी डू एज एन एड ऑन, बट इंट्रालिपिड के इंजेक्शन से देयर आर रिपोर्ट्स दैट इम्प्लांटेशन रिजेक्शन रिड्यूसेस, जिसके कारण हो सकता है कि इम्प्लांटेशन रिजेक्शन या फिर फेलियर कम हो। सो रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में इंट्रालिपिड इज़ वन ऑफ द थेरेपी, बट इट इज़ नॉट वेरी मच एविडेंस बेस्ड, बट इट वी यूज इट एज एन एड ऑन। Sir, I had 2 recurrent miscarriages. What can be the cause of these 2 miscarriages? The reason behind the miscarriage is in the product of conception. You should see product of conception and do the genetic test. What type of genetic test? If you cannot do karyotype, because product of conception is usually a dead tissue, so better to do a chromosomal microarray, either low resolution or high resolution, so that you can get what type of aneuploidy, what type of chromosomal defect or some microscopic deletion or duplication are there or not. With that, if there are some problem, then we can search them to the parent. सर प्रेगनेंसी में सोने की पोजीशन क्या होनी चाहिए जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो? नॉर्मली हम लोग लेफ्ट लैटरल पोजीशन सोने के लिए बोलते हैं, वो भी खासकर जब यूट्रस का साइज 24 हफ्ते या 5 महीने से ऊपर या 6 महीने से ऊपर हो। यदि आप चित्त लेटते हैं, अब ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। होता ये है कि जब भी पेशेंट यदि यूट्रस यदि भारी है, तो ये जो यूट्रस है ये यहाँ पर एक वेन होती है, इंफीरियर वेना के बाद, जिससे कि जो पैर है उस पैर से ये ब्लड वापस जाता है हार्ट की तरफ, तो ये दब जाता है। यदि ये दबता है तो इसको घबराहट होती है पेशेंट को, उसको सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम बोलते हैं। इसको बचने के लिए, चूँकि ये राइट साइड में होती है, तो हम उसको लेफ़्ट लैटरल मतलब थोड़ा सा बाएं तरफ करवट लेके यदि लेटेंगे तो कंफर्टेबल लेटना होता है। ये तब जब आपका यूट्रस का साइज़ थोड़ा बड़ा होने लगता है, बच्चा जब बड़ा होने लगता है भीतर, तब एक ये रहता है। दूसरी बात, यदि आपको पूरा चित्त लेटने में दिक्कत है तो थोड़ा सा बेड के सिरहाने को आप थोड़ा ऊपर कर लीजिए। तीसरा, कई बार पैर में सूजन आ जाती है, तो यदि पैर में बहुत सूजन आती है तो आप नीचे एक तकिया रख के भी पैर रखेंगे तो आपका ये ब्लड यहाँ पूल नहीं होगा, इस तरफ आ जाएगा, तो आपका पैर का सूजन भी थोड़ा घटेगा। ये जनरल टेक्निक है जो हम प्रेग्नेंट लेडी को बताते हैं। सर यूट्रस नीचे की ओर है और पीरियड रेगुलर है, क्या IVF सक्सेस हो सकता है? यूट्रस तो नॉर्मली नीचे की ओर ही रहता है, और यदि उसमें प्रोलैप्स नहीं है, वो अपनी जगह से नीचे यदि नहीं खिसक गया, तो भी IVF हो सकता है। हम एक काफ़ी प्रोलैप्स यूट्रस में भी अभी IVF किए, प्रेग्नेंट हुई है। सर एग्स का साइज ग्रो नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए? एग्स का साइज़ क्यों ग्रो नहीं हो रहा है, उसका रीज़न ढूंढना चाहिए। रीज़न ढूंढने के लिए हार्मोन का जांच होना चाहिए।
किस हार्मोन का जांच होना चाहिए वो यदि आप आते हैं तो आपको देख के फिर डिसाइड कर सकते हैं। सर एक बार आईवीएफ फेल हो जाने के बाद दूसरी परसेंट सक्सेस का चांसेस होता है क्या? जब भी आईवीएफ फेल होता है तो आईवीएफ फेल होने का एक विवेचना होती है कि आईवीएफ फेल क्यों हुआ। क्या सीड के कारण, मतलब आपका एग अच्छा नहीं था, स्पर्म अच्छा नहीं था, एंडोमेट्रियम सॉइल ठीक नहीं थी, क्या आपका जो आईवीएफ लैब में हुआ उसमें कितने एम्ब्रियो बने, एग्स कैसे थे, कितने M2 थे, ये सब का डिसाइड करके फिर नेक्स्ट प्रोटोकॉल, जैसे आज ही मैं किया हूँ, उस पेशेंट का केवल 5 अंडे निकले थे और अच्छे एम्ब्रियो नहीं थे, बट जब सेकेंड अटेम्प्ट में जब हमने टेक्निक चेंज करी तो आज उसके पास में इतने एम्ब्रियो बने कि हमने ट्रांसफ़र भी किया, फ्रीज भी हुए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका आईवीएफ फेल क्यों हुआ और उसका विवेचना करके हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यदि आप अंत तक देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और इनको शेयर करिए। आप हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जाके अपना क्वेरी और अपने विचार रख सकते हैं। हमारा आइडियल फर्टिलिटी का इंस्टाग्राम पेज भी है, आइडियल फर्टिलिटी का फेसबुक पेज भी है। आप ट्विटर में भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।